हेलो प्यारे बी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। और मैं हूं आपका एसेट आदित्य सिंह और हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1। इसका यह जो है सेकेंड पार्ट होगा। तो देखिए आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, पिक्टो टाइप का ग्राफ है। इसमें आपको बताया गया है कि जो डार्क ब्लू कलर है ये सब फॉरेस्ट है, रेड कलर की जो जोन है जो आपको इस सर्किल में दिख रहा है उतने परसेंट जो है लगभग 18.11% जो है मतलब खेती करने योग्य जमीन नहीं है, बंजर जमीन है। ठीक है, ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं यह जो है जहाँ पर ये 4.95% जो है ये जो खेती करने पूरे अपने मैप की बात करें तो ग्लोब की। और जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं डार्क ब्लू, ये जो है या फिर ये कह लीजिए बैगनी कलर का, ये जो है अस्थायी रूप से चारेगाह हैं। मतलब चारा वगैरह यहाँ पे उगता है पशुओं को चराने के लिए, और साथ साथ अन्य घूमने टहलने वाली ज़मीनें हैं। लास्ट में आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, क्रॉप्स और इसके बहुत सारे जंगल बगीचे जो कुछ भी होते हैं वो सब इस जोन में आते हैं, यानी कि टोटल 18.11% में। सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड जो है जनरली आप देख सकते हैं इसमें जो आपका ब्राउन कलर है सबसे पहला, ये जो है कृषि के लिए जो है बंजर भूमि है, ये यहाँ पर खेती हो सकती है लेकिन ये बंजर है। फिर उसके बाद ब्लू कलर का आपका भूमि प्रति भूमि है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है, पुरातन प्राचीन समय से ऐसी पड़ा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर खेती नहीं किया जा पा रहा है वह जो है डार्क ब्राउन कलर का है। और जो लास्ट है आपका ग्रीन कलर का, यह जो है बोया गया क्षेत्र है, यानी जहाँ पर खेती की जा रही है। तो ये जो आप पिक्टोग्राफ देख रहे थे यह जो है डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का ये जो है एक रिपोर्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे भू उपयोग। भू उपयोग मतलब लैंड यूज़। तो देखिए ज़मीन का प्रयोग हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। कभी जंगल बनाने के लिए वन के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड आपका क्या है, कृषि के लिए जो भी चीज़ें ज़मीन है उनमें दो तरह के पार्ट आ जाते हैं। पहला ये जो कि खेती जहाँ पर नहीं की जा सकती, जो बंजर वाली ज़मीनें हैं। सेकेंड क्या है कि जो भूमि लाई गई है कामों में, जैसे कि घर बनाने में, सड़क बनाने में या फिर कोई इंडस्ट्रीज लगाने में, इन सब जगहों को क्रिएट करने में, डेवलपमेंट के लिए भी तो ज़मीनें हमारी यूज हुई है ना। तो इसलिए यह दो भागों में हो गया। ठीक है, थर्ड में देखिए जो कि ज़मीनें ऐसी हैं जो परती हैं, यानी कि परती का मतलब ये हो गया ना जहाँ पर आप खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसके पीछे रीजन है क्या, कि वहाँ पर क्या है, पहला तो आपका चारागाह वगैरह बना दिया गया है। ठीक है, और टहलने फूलने वाली ज़मीनें हैं। सेकेंड में क्या, सेकेंड में आपके बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, जंगल आ जाता है, क्रॉप्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और साथ ही साथ वो ज़मीन आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बोया गया हो। थर्ड क्या है इसका, कि जो कृषि के लिए योग्य जो बंजर भूमि है, जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो इस तमाम तरीक़ों से हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ में देखिए परती भूमि, इसका मतलब होता है ना कि प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर कोई एक खेती जो है किसी एक वर्ष से या उससे कम समय से खेती न की गई हो, तो ऐसे जगहों को परती ज़मीन कहा जाता है। इसका भी यूज हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद इसका ये फर्स्ट हो गया परती भूमि का। इसका सेकेंड पार्ट ये आ जाता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो भूमि के अलावा जो अन्य भूमि वाले स्थानें हैं जहाँ पे पुरातन काल से जो यहाँ पे काम वगैरह नहीं की गई है, 1 से 5 साल तक खेती न की गई हो, तो ऐसे ज़मीन। फिर फिफ्थ आ जाता है इसका उपयोग में कि शुद्ध, यानी जहाँ पर पारंपरिक तौर से एक वर्ष में एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को बार बार वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वो सब जो है सकल कृषि कहलाता है। यह भी इस प्रकार से भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए भारत में जो है भू उपयोग का स्वरूप क्या है, कैसा इसका ढांचा है, कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए भू का उपयोग यानी ज़मीन का जो यूज़ है ना, लैंड यूज़, वो उसको निर्धारित करने वाले तत्वों में कौन कौन सी चीज़, हम किसी जगह की ज़मीन को कब हम यूज कर सकते हैं, कब, जब भौतिक कारक जैसे कि आपके फिजिकल जो रीज़न है, जैसे कि उसका शेप कैसा है, ढाल वाला तो नहीं है, प्लेन है कि नहीं, जलवायु कैसी, वहाँ की मृदा के प्रकार कैसे हैं, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या कितना डेंसिटी है, जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पावर क्या है कि कितना वहाँ पे मतलब क्षमता है औद्योगिक संस्थानों का, साथ साथ सांस्कृतिक कैसी है वहाँ की परंपराएं इत्यादि सारी चीज़ें कारक हैं किसी भी जगह की ज़मीन को यूज करने के लिए।
भारत का कुल अगर पूरा हम लोग एरिया देखें तो कितना है 32.8 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। बट इसके अलावा 93% भाग पर ही केवल ज़मीन के उपयोग करने वाले आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में अगर बात करें असम को छोड़कर बाकी जितने भी प्रांत हैं वो सब के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, इन सब जगहों पे जो भूमि का उपयोग है ना, उसका तो सर्वेक्षण ही नहीं हुआ है कि वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, उन सब ज़मीनों का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो अस्थाई चारागाह के अंदर जो है भूमि कम हुई है, हम लोग देखे हैं अभी ग्राफ में, तो पशुधन की जो इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके लिए क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है, मतलब वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो इन पर फसलें उगाने के लिए खेती की लागत भी बहुत ज़्यादा आएगी। इस भूमि में 2 या 3 वर्षों को में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी अगर हम लोग देखें तो भारत में कुल 54% ही पार्ट पे ज़मीन की खेती की जाती है। बाकी के आपके 46% वाले लैंड एरिया में तो कुछ किया ही नहीं जाता है। तो ये सब जो है ना, जितना भी ये परसेंटेज आप लोग देख रहे हैं, ये हर एक स्टेट में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% तक लैंड पे जो है खेती की जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्रों में बोया जाता है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट रूल, जो भी 1952 द्वारा निर्धारित, जो वनों के अंतर्गत लगभग 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र ही आते हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा परिस्थिति की जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि इतना तो होना ही चाहिए, जंगल होने चाहिए, लेकिन आज जंगल बहुत तेज़ी से कट रहा है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जो आजीविका है वो इसी पर निर्भर करती है। जमीन के उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में बात करें, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और जो मरुस्थली भूमि शामिल है, ये सब आ जाते हैं। गैर कृषि में क्या क्या आती हैं, इसमें जो है बस्तियां आ जाते हैं, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सब आ जाते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि का जो कंजर्वेशन है और जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, उसकी हम लोग अनदेखी करते हैं, उसका हम लोग मतलब नहीं समझते, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, लगातार उपयोग कर रहे हैं, लगातार लैंड रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने लैंड रिसोर्स हमारे पास है ना, सब जो है डिग्रेशन हो रहा है, सब खराब हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो जो ज़मीन का डिग्रेशन है और जो कंजर्वेशन है, उसका मेथड क्या है। तो देखिए, भूमि जो है एक ऐसा रिसोर्स है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग 95% पार्ट जो है केवल भूमि से ही प्राप्त करते हैं। अगर बात करें हम मानव के क्रियाकलापों की, तो न कारण केवल भूमि का ही निम्नीकरण हो रहा है, मतलब डिग्रेशन हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकत है उसको भी बल मिल रहा है। मतलब भूमि को कौन नुकसान पहुंचाएगा, हवा, पानी, बाढ़, तूफान, ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगे ना, केमिकल, ये सब। तो जब हम लोग इसका यूज ठीक से नहीं कर रहे ना, तो ये सब भी हमारे साथ ही मिलके इन लैंड रिसोर्स को ख़राब कर रही हैं। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि जो है डिग्रेशन है, मतलब ख़राब हो चुकी है। इसमें लगभग 28% जो है, जो लैंड है वो जंगलों के अंतर्गत आता है। मतलब वहाँ पे जंगल हैं और वहाँ पे आप उसको काट के आप सोचो एग्रीकल्चर करने के लिए, तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो बंजर है। तो कम से कम वहाँ पे बन ही आए, ठीक है। 56% जो है बात करें तो क्षेत्र में क्या है, पानी फैला हुआ है, और शेष भागों में जो है साल्ट पाए जाते हैं या फिर बेस पाए जाते हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे कि वनमूलन, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशु चराना, वन को काटना, खनन करना, ये सब जो है लैंड का जो डिग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए ये सब हमें नहीं करना चाहिए, डिग्रेशन से बचाना है हमें। खनन के बाद जो खदान वाले स्थान होते हैं वहाँ पर गहरी खाई बन जाता है, मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी वन उन्मूलन का जो भूमि निम्नीकरण का कारण है यही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पशुचारण भूमि जो है डिग्रेशन का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, वह भी एक बहुत बड़ा लैंड डिग्रेशन का बहुत बड़ा उत्तरदायी माना जाता है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से जो जल क्रांतता यानी बाढ़ भी उपस्थित होती है, उससे सॉइल आपका इरोजन हो जाता है। तो इस वजह से जो लैंड का जो डिग्रेशन है वह भी होने लगता है, जिससे मृदा में आपका साल्ट और बेस ये बढ़ जाता है। खनिज जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मिट्टी के बर्तन में चूने और सेल खड़ी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करने से वायुमंडल में धूल निकलती है, धूल फैलती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, रुक जाती है।
पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में जो औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला पदार्थ है, अपशिष्ट मतलब लास्ट का जो बचा हुआ प्रदूषण टाइप का, वो जल में जाके मिल जाता है। बहुत से आप फैक्ट्रियों में देखेंगे, कारखानों में उसके जो गंदे अपशिष्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो सब नदियों में जाके उसके पाइपलाइन खोल दिए गए हैं, सीवर टाइप के। तो नदियाँ दूषित हो रही हैं, जल प्रदूषण का यह मुख्य स्रोत है। जो लैंड डिग्रेडेशन है, इसकी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्या कि वन का रोपण किया जाए, चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, तो इससे हमारी कुछ मदद हो सकती है। पेड़ों की रक्षक यानी शेल्टर बेल्ट बनाया जाए और पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को भी कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया भी जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितनी बंजर भूमि है उस वहाँ पर उचित प्रबंधन किया जाए, खनन नियंत्रण किया जाए वहाँ पे, और औद्योगिक जल का परिष्करण जो है होने के बाद उसको विसर्जित करके जल और भूमि के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल एज रिसोर्सेज, मृदा संसाधन क्या है। तो देखिए मिट्टी सबसे मिट्टी अथवा मृदा, ये दोनों एक ही बात है, एक ही शब्द का नाम है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जो है नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल टाइप के ये नेचुरल रिसोर्स हैं। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा जो होती है ना, एक जीवन तंत्र है, लिविंग चीज में पाई जाती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लगभग जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें उच्च वात और जनन सेल, आपके संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और कई प्रकार के जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। इस प्रकृति के अनेक तत्वों में जैसे कि बात करें टेम्परेचर में चेंजेस, बहते हुए वाटर की जो क्रिया होती है, हवा हो गई या हिम नदी हो गई या अपघटन की क्रियाएं आदि, ये सारी चीज़ें मिट्टी बनने में हेल्प करती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मृदा जैव में जैसे कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है ना, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, इसको निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मिट्टियों को कई प्रकार से बांटा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाता है, अगर हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करें तो कई प्रकार के अलग अलग फ्लैट लैंड्स और उबड़ खाबड़ बहुत सारे अर्बन पाए जाते हैं। तो बहुत सारे भूसेप हो गए, आपके जलवायु अलग हो गया, बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए बहुत सारी मृदाएं बढ़ गई, अलग अलग प्रकार की मृदाएं बन गई हैं। तो सबसे पहले आता है देखिए जलोढ़ मृदा, यानी यह मृदा जो है बहुत बड़े स्तर पे फैली हुई है और देश की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है। और रियल में देखें तो जो पूरा उत्तर का जो हमारा प्लेन एरिया है वो सब जो है इसी मिट्टी से बना हुआ है। यह जो है मृदा, यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों में जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपने साथ जो निक्षेप हैं उनसे ये बनी हुई है। एक सकरे गलियारों के द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। आपके ईस्टर्न कोस्टल वाले एरिया में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी इसी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। फिगर देखिए आप 1.5, इसमें ऊपर की संस्तर क्षर जो है ये मृदा है, उसके बाद नीचे कौन सा लेयर आता है, उपमृदा आती है, यानी अपक्षयी चट्टानें, बालू, गाद यानी सिल्ट व मृत्तिका ये सब आ जाती हैं। फिर नीचे आपके अपक्षयी आधारित जो है चट्टानें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में जो है सबसे ज़्यादा आपके चट्टानें ही पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अलग अलग रेशियो पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से अगर घाटी के ऊपर बढ़ते हुए जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। नदी के घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप में छोटे मोटे कण वाली जो मृदाएं पाई जाती हैं, ऐसे मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर पाए जाने वाले या बने जो द्वार होते हैं, जो चो क्षेत्र होते हैं, इस सब की तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या उनके घटकों के अलावा भी हम लोग फिजिकल फीचर्स के द्वारा जो है मिट्टी की पहचान कर उनकी आयु भी ज्ञात कर लेते हैं कि कितने साल पहले बनी थी, कब बनी थी। हाँ, आयु के आधार पर मिट्टियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। यानी जो पुराना है उसको बांगर बोलेंगे और जो नया है उसे खादर बोलेंगे। तो बांगर मृदा में जो है कंकड़ ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। खादर मृदा में जो है बांगर मृदा की तुलना में बहुत कम या महीन कंकड़ पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं, मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अधिकतर जो जलोढ़ मृदाएं हैं उसमें क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए जैसे दलहनी वाली फसलों की खेती के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मानी जाती हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन खेती होती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सूखे क्षेत्रों की बात करें तो मृदा अधिक क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का अगर हम लोग सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार करें तो बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। अब आती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी।
देखिए इसका रंग कैसा होगा, काली नाम है तो काला होगा। इनको जो है रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगर सॉइल भी बोलते हैं। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह माना जाता है कि जलवायु और जनक जितने भी सेल हैं काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो डेक्कन के आपके प्लेट्यू पे बेसाल्ट के क्षेत्रों में जो है उत्तर पश्चिमी वाले भागों में पाई जाती है, और साथ ही साथ लावा जैसी सेलों से बनी हुई हैं, चट्टानों से बनी हुई हैं। यहाँ पे सेल का मतलब आपका वही चट्टान। बात करें इन मिट्टियों की तो ये जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्लेट्यू वाले रीजन में पाई जाती हैं, और साथ ही साथ साउदर्न ईस्टर्न जो साइड है हमारा, वहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मिट्टी से बनी होती हैं। इसका जो है नमी धारण करने की क्षमता होती है इनके अंदर, और जो है ये इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें फास्फोरस की मात्रा कम ही होती है। गर्म और सूखे मौसम में इन मृदाओं में जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी जुताई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ऊपर एक मैप है मिट्टी के प्रकार के बारे में देखिए बताई गई है। इसमें जो आपका स्क्रैचेस लाइन है ग्रीन कलर में, ये आपके माउंटेन वाले एरिया है और फॉरेस्ट वाले एरिया हैं, और उसके बाद जो उसके इस कलर ये वाला जलोढ़ है, फिर ये रेड वाले जो आपके हैं ये लाल और पीली मिट्टी को बताते हैं, ये काली, और ये लेटराइट, और ये शुष्क वाले यानी जो सूखी मिट्टी वाले एरिया है। अब देखेंगे हम लोग लाल पीली मिट्टी। तो देखिए लाल मिट्टी जो है दिक्कन के पठार आपके प्लेटू के ईस्टर्न साइड में और साउदर्न पार्ट में रवेदार यानी आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं, बनी है। लाल और पीली जो मिट्टियाँ हैं ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती हैं। इन मिट्टियों का रंग जो है लाल होता है, और ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट सॉइल क्या है कि ये शब्द जो है लेटर ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, लेटराइट मृदा का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में, बात करें आर्द्र और शुष्क मौसम में सीजन में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से बहुत ज़्यादा लीचिंग का भी परिणाम है। लीचिंग मतलब निछालन। लेटराइट मृदा अधिकतर जो है गहरी होती है, अम्लीय। इसका जो है पीएच मान जो है 6.0 से क्या होता है, कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल बात करें वनस्पति और आधे सूखे वाले पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलों में बात करें तो इनकी स्थिति के अनुसार इसमें मृदा अपरदन और जो लैंड डिग्रेडेशन है इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो है जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपना के हम लोग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल मिट्टियों की बात करें, लेटराइट मिट्टियों की, तो ये काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिजर्ट वाले सॉइल की, मरुस्थली मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदाओं का रंग भी लाल होता है और ब्राउन होता है। ये मिट्टियाँ आमतौर पर रेतीली और साल्टी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन का दर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक है। मृदाओं में, मिट्टियों में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मिट्टी की सतह के नीचे जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाने लगती है। इसके कारण ही मिट्टी में जो है जल का स्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है, फिल्टर ही नहीं हो पाता पानी। इससे मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में इस समय किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो जंगल की मिट्टी है यानी वन मृदा। ये मिट्टियाँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर ये पर्याप्त वर्षा वाले जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। इन मिट्टियों के बनने में जो है पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मिट्टियाँ दोमट और सिल्टेदार होती हैं, लेकिन उनके ऊपर ढालों का इतना मोटे मोटे कण हो पाए जाते हैं कि हिमालय के अगर बात करें क्षेत्रों में तो इन मिट्टियों का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। ये अधिक जो है सिल्सिक होती हैं यानी एसिडिक होती हैं, साथ ही साथ ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जो जलोढ़ पंख हैं, इन आदि जगहों में ये सब मृदाएं बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं।
अब देखेंगे हम लोग सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। तो देखिए मिट्टी के कटने और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मिट्टी के बनने और जो ये इसका जो अपरदन है यानी इरोजन है, इसकी क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय जो क्रियाएं हैं जैसे वन को काटना, अधिक पशु को चराना या फिर कोई निर्माण करना, खनन करना, कई बार ये सब करने से ये संतुलन भंग हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और कई प्राकृतिक तत्व जैसे हवा, हिम नदी बनी, हिमालय से तलहटी से जो भी रहन आती है, रिवर आती है, वो सब, या फिर जो जल मिट्टी का अपरदन करते हैं, ये सब जो है मिट्टी को बहा ले जाते हैं। बहता जल जो है मृतिका युक्त जो है मिट्टियों को काटते हुए गहरी नलियां बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड भी बोला जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी ही एक भूमि को जो है खड्ग यानी रैविन भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल यहाँ के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर जो है ढके हुए ढाल के कारण साथ साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं यानी सीट इरोजन कहा जाता है। हवाओं के द्वारा यहाँ इस मैदान की या फिर ढालू क्षेत्र के कारण मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को ही पवन अपरदन कहा जाता है, विंड इरोजन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपरदन होता है। कैसे? गलत ढंग से हल चलाएंगे आप, ढाल ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, वाहिकाएं मतलब नलियां बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मिट्टी को बहा ले जाता है। तो ढाल वाली भूमि पर सबसे ऊपर वाली रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जो जल का बहाव है उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसे जो है काउंटर प्लाविंग भी कहा जाता है। तो ढाल वाली भूमि पर जो कई स्टेप पे बनाए जाते हैं, सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं और ये हवाओं द्वारा जो है जो बल क्रिएट होता है सॉइल इरोजन का, उसको कमज़ोर करती हैं। इस प्रकार से पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। मेखला बनाना भी हवा की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1.7 ब्लैक सॉइल है। फिर उसके बाद लेटराइट मिट्टी कैसी होती है 1.8 में। 1.9 में आप देख सकते हैं ये आपका डिजर्टेड वाले सॉइल हैं और जहाँ पर मिट्टी बह रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, 1.10 में आप इसको देख सकते हैं। फिर है फिगर 1.11, इसमें अवनालिका अपरदन है, जो नालियाँ बन जाती हैं, तो इसमें से मिट्टी कट के क्या होती है, बह जाती है। तो देखिए हमारे भारत देश में पर्यावरण की दशा क्या है। तो देखिए सुखो, माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह करके दिखाया है कि भूमि डिग्रेडेशन की जो प्रक्रिया है इसको पलटा जा सकता है। क्या किया है इसने जो है, इस जिले ने सुखो माजरी में जो है वृक्ष का घनत्व जो है, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1902 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी पेड़ ज़्यादा लगा दिए ये लोग। सेकेंड, पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है, ये सबको पता है। समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। तो सुखो माजरी से में जो है 1979 से 1984 के बीच में जो परिवारों की वार्षिक आमदनी थी औसत, वो 10,000 से जो है 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की फिर से स्थापना करने के लिए लोगों ने इसका प्रबंधन करना आवश्यक है लोगों का, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को तो स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल है, जो कि जल विभाजन प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो हर जगह के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें लोग को जागरूक होना भी बाकी है। तो हम लोग इस चैप्टर को अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर इसके भी आ गए। क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। एक फिगर है, देखिए सिटीजनशिप रिपोर्ट है ये, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE नई दिल्ली का। इसमें बताया जा रहा है भगवान अभी तक भ्रम है, मतलब कम्युनिस्ट लोग हैं देखिए यहाँ पे, और नीचे लोग कैसे उसको काट रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे समाज में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ठेकेदार अलग ही पैसा कमाता है, एक ही रोड को बार बार बनाता है ना। हर जगह ब्लैक चल रहा है, करप्शन चल रहा है। तो ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।